नमस्कार मित्रों, आगामी 16 जुलाई 2025 को शाम को तकरीबन 5:40 के आसपास सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मिथुन राशि जो बुध की राशि होती है उससे निकलकर और कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि होती है उसमें वो प्रवेश करेंगे, जिसमें इनका गोचर 17 अगस्त 2025 तक चलेगा। 17 अगस्त को वो अर्ली मॉर्निंग 2 बजे राशि परिवर्तन करके और अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। मित्रों, जब कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो यहाँ पर बुध पहले से विराजमान है, तो सूर्य और बुध की युति बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगी। हालांकि बुध जो है वो 18 जुलाई को वक्री भी हो जाएंगे। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो ग्रहों में, नवग्रह में उनको राजा की संज्ञा मिली हुई है। सूर्य हमारे पिता के कारक है, हमारा आत्मविश्वास होता है, शासन और सत्ता के कारक ग्रह होते हैं, राजनीति के कारक ग्रह होते हैं। जिसकी कुंडली में भी सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं या उच्च राशि में होते हैं या स्वराशिस्थ होते हैं, ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। साथ ही कहीं ना कहीं आगे चलकर वो सरकार में भी किसी पद को प्राप्त करता है, जैसे विधायक या सांसद, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर तक की जो है पद उसको प्राप्त हो जाते हैं आसानी से। ऐसा व्यक्ति सरकारी ठेकेदार वगैरह भी बहुत अच्छा होता है, इंजीनियरिंग वगैरह भी बहुत अच्छी स्थिति उसकी होती है, आंखों का डॉक्टर बन सकता है वो। ईंट भट्टा वगैरह जो काम होते हैं या जो सोनार का काम होता है उसका कारक होता है, लकड़ी का जो व्यापार होता है उसके कारक ग्रह होते हैं। तो सूर्य जो होते हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऊर्जा का स्रोत होते हैं सूर्य। मित्रों, आज इस वीडियो में सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है और फिर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको सही से समझ में नहीं आता, फिर आप कमेंट करके पूछते हैं अलग अलग चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया कीजिए, तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी सही तरीके से। तो चलिए मित्रों, अब एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की बात करें तो सूर्य आपके लिए पंचम भाव के शिक्षा संतान के स्वामी होते हैं और उनका गोचर होगा आपके 4th हाउस में। 4th हाउस भौतिक सुख साधन का, प्रॉपर्टी का, ओन व्हीकल का, माता का, जनता का भाव होता है, हमारा मन है 4th हाउस। मित्रों देखिए, सूर्य जो होते हैं वो अग्नि तत्व के स्वामी हैं और कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा की राशि होती है, मन की राशि, साथ ही जल तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व के स्वामी होकर सूर्य जब जल तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं भी देखने को मिलेंगी कई राशि वालों के लिए। तो मेष राशि के संदर्भ में बात करें तो 4th हाउस में सूर्य जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मन आपका कुछ बेचैन रहेगा, माता के स्वास्थ्य को ही प्रभावित करेंगे, कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त में भी आप संशय में रहेंगे। बहुत अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्य जब जल तत्व की राशि में रहते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन की भी स्थिति पैदा होती है। यहाँ पर दशम भाव पर दृष्टि है और शत्रु राशि पर दृष्टि रहेगी, तो अपने कार्य और व्यापार को लेकर भी आपको बहुत सतर्क रहना है। पंचम से द्वादश का योग बना रहे हैं, द्विद्वादश का योग बना रहे हैं, अपनी स्वयं की जो सिंह राशि है उससे वो ठीक पिछली 12वीं राशि में रहेंगे। तो अपने संतान का भी ध्यान रखिएगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है अगले 1 महीने थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा और जैसा मैंने बताया थोड़ी बहुत बेचैनी भी आपको हो सकती है, बीपी वगैरह भी आपका बढ़ सकता है। जिनको बीपी की शिकायत है वो हो सकती है, बढ़ सकती है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। योग, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह करके और शांत चित्त होकर जितना आप रहेंगे, जितना मौन धारण करेंगे, उतना आपके लिए बेटर समय कह सकते हैं। तो जो मेष राशि के जातक है वैसे भी आपको 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो आपको वैसे भी सतर्क रहना है। मित्रों, दूसरी राशि वृषभ की बात करते हैं। आपके लिए ये जो गोचर है 4th भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव में गोचर होगा। देखिए, तीसरे भाव में सूर्य कारक तो होते हैं, यहाँ पर छोटे भाई बहनों के भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहन, यात्राओं का, पड़ोसी का, पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो देखिए छोटे भाई बहनों से संबंधों को प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत उनको ज़्यादा
उनके प्रति केयरफुल होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके साथ संबंध भी प्रभावित होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संबंध बेटर रहें उनके साथ तो ज़्यादा अच्छा है, उतना ही उनको समझाएं जितना उनको भी बुरा ना लगे और संबंध आपके बेटर रहें। यहाँ पर आपको यात्राओं से लाभ तो होगा, लेकिन बहुत अननेसेसरी यात्राओं से आपको बचना चाहिए। जैसे बैठे बैठाए कहीं आपका अगर इच्छा हो जाती है तो यहाँ पर आपको बचना चाहिए ऐसी यात्राओं से। सिर्फ काम से संबंधित कोई यात्रा हो उसी पर जाएं। हालांकि भाग्य स्थान पर दृष्टि है, पिता के साथ संबंध को बेहतर करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ वैचारिक मतभेद वगैरह हो सकते हैं क्योंकि शत्रु राशि पर दृष्टि रहेगी और भाग्य स्थान पर दृष्टि है, तो धर्म कर्म से आप जितना जुड़े रहेंगे, खुद को जोड़े रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और यहाँ पर शिक्षा के लिए, अगर उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश वगैरह जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें जरूर ये सूर्य आपको सफलता दे सकते हैं, उसके लिए बेटर है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ना बहुत ज़्यादा खराब है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए मिश्रित ये फल रहने वाला है सूर्य का। और चतुर्थेश होकर तीसरे भाव में है तो यहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर भौतिक सुख साधन की प्राप्ति चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, कोई नई वाहन वगैरह की खरीद आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट आपको करना पड़ेगा उसको पाने के लिए, तो तभी आपके लिए स्थितियाँ बेटर रहेंगी। तो ओवरऑल आपके लिए मिश्रित फल कहेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं है। मित्रों बात करते हैं मिथुन राशि के आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं तीसरे भाव के, और गोचर होगा उनका धन भाव में। यहाँ पर वो धन भाव में बैठेंगे। सेकंड हाउस जो होता है वो वाणी का, इनहेरिटेंस का, सेविंग्स का भाव होता है, हमारी आंखों का। वाणी का भाव होता है, यह ससुराल पक्ष का भाव है, प्रारंभिक शिक्षा का भाव है। देखिए सूर्य यहाँ पराक्रमेश होकर बैठ रहे हैं तो अच्छा है, धन की प्राप्ति तो आपको होगी, लेकिन यहाँ पर आपको कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलेगी। क्योंकि कर्क राशि में बैठ रहे हैं तो वाणी आपकी थोड़ी सी प्रभावित होगी। तो जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं उनकी नौकरी वगैरह छूटने की भी स्थिति ये बना सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि शनि इस समय 13 जुलाई से वक्री भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्थितियां आपके लिए वहां से भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको जरूरत है, क्योंकि वहाँ राहु के साथ भी उनका थोड़ा सा संबंध बनेगा भाग्य स्थान में। तो यहाँ पर आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। परिवार का कुछ माहौल भी खराब होगा तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी वाणी को काफ़ी और अपने आचरण को थोड़ा सा अच्छे से बेटर करके चलना होगा। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो कमर से लेके, माफ़ कीजिएगा, आंखों में समस्या तो होगी, साथ ही हड्डियों में दर्द की समस्या, सिर में दर्द की समस्या, फीवर जैसी समस्या आपको हो सकती है, दुर्घटना आदि के योग भी बन सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों कर्क राशि की बात करते हैं। आपके लिए धन भाव के स्वामी होकर आपकी ही राशि में लग्न में आ रहे हैं। देखिए लग्न में आएंगे, आत्मसम्मान आपका बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सेविंग्स के स्वामी होकर लग्न में है तो आपको धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन खर्च भी आपका उसी अनुसार बना रहेगा। जैसे ही धन आएगा अचानक आपके पास कोई खर्चा ऐसा पहले से तैयार रहेगा जिससे वो पैसा रुकेगा नहीं। हालांकि धन की आवक बनी रहेगी तो कोई चिंता की भी बात नहीं रहेगी, खर्चा आपका होगा तो धन भी आता रहेगा, ये अच्छी बात है। थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति भी आपको होगी, और सप्तम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्याओं को पैदा कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन का, पारिवारिक जीवन का अपने ध्यान रखिएगा। और लग्न में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरदर्द वगैरह जैसी स्थिति या आंखों में कुछ दिक्कतें दे सकते हैं, हेयर फॉल जैसी भी समस्या आपको संभव है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। सूर्य की पूजा उपासना कीजिए, प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मित्रों सिंह राशि की बात करते हैं। सूर्य की ही राशि होती है, लग्नेश होकर आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए खर्चों को बढ़ाएंगे, अनिद्रा की शिकायत, सिर दर्द, हड्डियों में दर्द, पाचन आपका प्रभावित होगा क्योंकि छठे भाव पर भी दृष्टि रहेगी। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ शत्रु जो कुछ पिछले दिनों कुछ शांत थे वो फिर से आपको परेशान कर सकते हैं। यात्रा, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या जो लोग जैसे विदेश संबंधी काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय जरूर कह सकते हैं, क्योंकि बुध भी द्वादश में बैठे हुए हैं तो विदेश संबंधी काम के लिए अच्छा। बाकी ओवरऑल आपके लिए अच्छा नहीं। लग्नेश होकर 12वें भाव में तो कुछ मानहानि वगैरह भी आपकी हो सकती है, तो अपने आचरण को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा। मित्रों कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए सूर्य कारक नहीं होते, 12वें स्वामी होते हैं, लेकिन लाभ स्थान में गोचर होगा तो ये आपको कुछ लाभ दिलाएंगे। विदेश संबंधी काम करने वाले लोगों के लिए लाभ के अवसर बनेंगे, सरकार से आपको कुछ लाभ हो सकता है। और कहीं ना कहीं पंचम भाव पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतान के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शत्रु राशि पर दृष्टि है। और लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए भी कोई बहुत बेटर समय नहीं कह सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए कोई ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, लेकिन फिर भी ये मान सम्मान को आपके बढ़ाएंगे, यश की प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति आपको ये करा सकते हैं। हालांकि
जो धन आएगा आपके पास खर्च भी हो जाएगा, क्योंकि खर्च के स्वामी होकर लाभ स्थान में है। तो लाभ कराएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाएगी, अननेसेसरी आपका कुछ ना कुछ खर्चा हो जाएगा। तुला राशि की बात करते हैं। आपके लिए गोचर कई मायनों में अच्छा है, लाभेश होते हैं, एकादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पर आपको राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए फायदेमंद है। सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, कोई नई लीडरशिप आपको मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आप ठेकेदार वगैरह हैं तो आपको कोई टेंडर वगैरह अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ठेका वगैरह मिल सकता है। साथ ही सूर्य से जुड़ा जो मैंने काम बताया शुरुआत में, उसमें संबंधित भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी फायदा ये करा सकता है। लाभ होगा आपको, शासन सत्ता का सहयोग आपको मिलेगा, उच्चाधिकारियों से लाभ मिलेगा। जितना अपने आप कार्यस्थल पर जितना संबंध बेहतर करके चलेंगे अपने उच्चाधिकारियों और या जो सहयोगी हैं उनके साथ करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, और भौतिक सुख साधन की भी प्राप्ति ये आपको करा सकता है। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए दशमेश होकर भाग्य स्थान में है, तो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ काम आप करते रहिए, दान धर्म कीजिए, धार्मिक यात्राएं कीजिए, आपके लिए अच्छा है। साथ ही आपके लिए दशमेश होकर भाग्य स्थान में, तो कुछ भाग्य से आपको अच्छा ये कुछ ना कुछ कार्यस्थल में आपके बढ़ोतरी करेंगे, पद प्रतिष्ठा आपकी हो सकती है। पराक्रम पुरुषार्थ आपका आत्मविश्वास अच्छा बढ़ा रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि है। लाभदायक यात्राएं आपकी संभव, और पिता के साथ कहीं ना कहीं संबंध तो बेहतर रहेंगे, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के लिए। आपके लिए गोचर कतई अच्छा नहीं है। आपके ऊपर एक तो शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होगा। आंखों में समस्या, हड्डियों में दर्द, कहीं ना कहीं आपको दुर्घटना आदि के योग बनेंगे। वाणी आपकी प्रभावित होगी, परिवार का माहौल खराब हो सकता है, इनहेरिटेंस वगैरह का आपको कहीं ना कहीं कोई मामला है तो उसमें भी अड़चन आ सकती है। हालांकि अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए कुछ फायदेमंद साबित हो सकता है। आध्यात्मिक वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए जरूर अच्छा समय, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बहुत सतर्क रहने का समय है। मकर राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, छठे भाव के अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में है। पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का, संबंधों का ध्यान रखने, बिजनेस में किसी प्रकार का बड़ा निवेश करना आपके लिए कतई अच्छा नहीं होगा। सूर्य वैसे भी यहाँ कमजोर होते हैं सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको गलत डील वगैरह आपकी दिला सकते हैं, जिससे आपकी धन हानि हो सकती है। लग्न पर दृष्टि रहेगी तो चिड़चिड़ापन, क्रोध, अहंकार में आपकी वृद्धि होगी, जो परिवार का और माहौल तो खराब करेगा ही, वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करेगा और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित कर सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। सप्तमेश होकर छठे भाव में, पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में भी समस्या ये पैदा करेगा। सूर्य प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। किसी प्रकार का कर्ज आपने ले रखा था, उसको चुकाने में थोड़ी सी दिक्कत तो आ सकती है, लेकिन आपको किसी प्रकार का नया कर्ज लेना है खुद के लिए या किसी को उधार दीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। लीगल मामलों में भी ये सूर्य आपको द्वादश में दृष्टि डालकर समस्या पैदा कर सकता है, साथ ही खर्च में भी बढ़ोतरी कर सकता है। अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रैवल से आपको बचना चाहिए। हेल्थ इशू भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे बीपी वगैरह की समस्या तो वो बढ़ सकती है। साथ ही हड्डियों में दर्द या माइग्रेन जैसी समस्या नहीं है तो हो सकती है, और है तो बढ़ सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा और अपने पाचन का भी आप ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में, शिक्षा संतान को लेकर आपको विशेष सतर्क रहना है। हालांकि यहाँ पर पंचम के स्वामी पंचम भाव में बैठ के लाभ स्थान पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं ये लाभ जरूर आपको शासन सत्ता से दिलवा सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये मान सम्मान आपका जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति भी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में जल तत्व की राशि में बैठेंगे तो कुछ गलत डिसीजन भी आप ले सकते हैं। चाहे शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्टमेंट करते समय तो बेहद सतर्क रहिएगा, नहीं तो ये आपका धन हानि वगैरह करवा सकते हैं, पैसा वगैरह भी आपका फंस सकता है। और लव रिलेशनशिप के लिए भी ये कन्फ्यूजन जैसी स्थिति पैदा करेंगे। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे कि किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या उसी में रहना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। ये सब स्थितियां आपकी कंफ्यूजन की रहेंगी, तो आप बहुत सोच समझकर किसी नए रिलेशनशिप में जाइएगा, या जिस रिलेशनशिप में है उसमें आप बहुत सतर्क रहिएगा और संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा तो बेटर रहेगा। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। प्रतिदिन सूर्य को जल दिया कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दीजिए, स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर जो है सत अनाज या गेहूं और गुड़ मिलाकर किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कीजिए तो अच्छा रहेगा।
तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।